हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के आपके चैप्टर नंबर 12 ध्वनि यानी साउंड के ऊपर। स्टूडेंट्स, हम लोग आपकी साइंस का बुक का जो फिजिक्स वाला पार्ट है और बायो वाला पार्ट है उसको 95% कवर अप कर चुके हैं। ये जो ध्वनि चैप्टर है ये आपकी फिजिक्स साइंस की बुक में जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसका लास्ट चैप्टर होने वाला है। और इसके बाद हम केमिस्ट्री यानी आपकी बुक के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो आने वाले 2 या 3 दिनों में ये चैप्टर जो होगा कंप्लीट अप हो जाएगा और हम केमिस्ट्री जो अपने लास्ट पार्ट है इस बुक का उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सिलेबस आपकी बुक का काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गया है। आने वाले कुछ टाइम में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रकार से साइंस का आपका सिलेबस पूरा कवर अप हो जाएगा। सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिटेल में, सारे न्यूमेरिकल्स को, सारे एग्जाम्पल्स को और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करवाया गया है। तो अगर आप इन चीज़ों को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं और से ज़्यादा एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम अपने लास्ट टॉपिक पर थे प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, सॉरी ध्वनि के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसमें हमने कुछ गुण देखे थे जैसे प्रतिध्वनि या अनुरणन। और आज हम देखने वाले हैं जो उनमें एक कॉमन बात ये थी कि जो वहां पर बहुल परावर्तन हो रहा था यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो ध्वनि का बहुल परावर्तन है इसके अनुप्रयोग देखेंगे, इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, आपकी बुक के जो 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व अप करेंगे और उसके बाद हम ध्वनि के बहुल परावर्तन के जो अनुप्रयोग हैं उनके ऊपर आएंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, जो पहला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं ये मैं पढ़ लेता हूं आप, और पढ़ते पढ़ते इसमें डेटा भी लिख लेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा। कहने का मतलब ये है कि जो दूरी है ध्वनि स्रोत से मनुष्य की वो है 450 मीटर, 450 मीटर, ठीक है। और इसके अलावा जो आवृत्ति हमें दी हुई है वो आवृत्ति को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। वो हमें दिया हुआ है 500 हर्ट्ज, ठीक है। 500 हर्ट्ज की आवृत्ति है कि ध्वनि सुनता है। ओके, हमें पूछा गया है कितना समय अंतराल होगा स्रोत से मनुष्य के पास पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा। समय अंतराल यानी कैपिटल टी हमको फाइंड आउट करना है। कैपिटल टी यानी ध्वनि तरंग का जो आवर्तकाल है। और आवर्तकाल और आवृत्ति में हमने एक सूत्र पढ़ा है, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी न्यू इज इक्वल टू होता है 1/t। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमारे पास फॉर्मूला होता है आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, न्यू इज इक्वल टू 1/t। हमको फाइंड आउट करना है t, क्योंकि हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू 1/t, इसीलिए t इज इक्वल टू 1/न्यू। और यहां पर आप न्यू की वैल्यू पुट अप कर लीजिए, 1/500। ओके, हर्ट्ज में है। ओके, अगर ये हर्ट्ज में नहीं होता तो पहले से हर्ट्ज में कन्वर्ट करते। ये डी का यहाँ पर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका रोल यहाँ पर नहीं है। जो आवृत्ति और आवर्तकाल है उसमें सीधा रिलेशन हमारे पास है। जब आप 1/500 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.002 सेकेंड। तो जो आवर्तकाल है वो है 0.002 सेकेंड। बात समझ में आ गई? एक छोटा सा न्यूमेरिकल और छोटे से न्यूमेरिकल का एक छोटा सा सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमने कल पढ़ा था उसके आधार पर। क्वेश्चन है आपकी बुक का, पहले मैं पढ़ लेता हूं एक बार, ठीक है। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है। तो हमने कल एक गुण पढ़ा था, कौन सा? प्रतिध्वनि का।
ठीक है, तो ताली बजाएगा तो उसको वो ताली क्या होगी, 0.1 सेकंड के डिले में काफी बार सुनाई देगी। फिर से क्वेश्चन एक बार रीड करता हूं। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी ध्वनि 5 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी। तो पहले इसको ऐसे समझते हैं, ये रहा मनुष्य, ठीक है, ये यहां से ताली बजाएगा, ये सामने पर चट्टान है, ठीक है। जब ये ताली बजाएगा तो ध्वनि तरंग यहाँ पर जाएगी और वापस इस मनुष्य को सुनाई देगी। इस पूरी यात्रा में उसको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने और वापस मनुष्य तक पहुंचने में 5 सेकंड का टाइम लगेगा। इसको आप अपने दिमाग में रखिए। हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रतिध्वनि कितने सेकंड के बाद सुनाई देती है, 5 सेकंड के बाद, तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड। इसके अलावा ध्वनि की चाल हमें दी हुई है, v इज इक्वल टू 346 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें इन दोनों डेटा के अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें निकालनी है दूरी, कितनी दूरी होगी। तो हमारे पास सीधा सीधा एक सूत्र है स्टूडेंट्स, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम इसको अप्लाई करते हैं, हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उसकी यूनिट्स भी सेम है, ठीक है। हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। यहां से अगर हम d फाइंड आउट करें तो d इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी। v और t की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 346 इंटू 5। v की वैल्यू 346 रख दी, t की वैल्यू 5 सेकंड रख दी, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा d इज इक्वल टू 5 6 30 23 17, इतने मीटर, 1730 मीटर की हमारे पास दूरी आ रही है। लेकिन आप इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि 5 सेकंड का जो टाइम लग रहा है वो यहां से यहां और वापस यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है, ठीक है। मतलब ध्वनि जो है एक रास्ते को 2 बार ट्रेवल कर रही है, तो जो दूरी है ये 2 बार यात्रा करने वाली पूरी यात्रा की दूरी है। हमको सिर्फ निकालना है कि इस व्यक्ति और इस चट्टान के बीच की दूरी कितनी है, तो हमको सिर्फ एक बार की दूरी उसकी देखनी है। मतलब हम क्या करेंगे, ये 2 बार की दूरी है ना, हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे। तो आप लिखेंगे अतः मनुष्य तथा चट्टान के बीच की दूरी बराबर d/2 इज इक्वल टू 1730 अपॉन 2। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 865 मीटर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 865 मीटर आएगा। 1730 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखने के लिए कही थी, वो ये थी कि ये जो आपको डेटा दिया हुआ है ये पूरी यात्रा के लिए दिया हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ आना, हमको सिर्फ निकालनी है इसके बीच की दूरी। तो हमारी आधी यात्रा का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, बस सिंपल। तो जो डिस्टेंस आई उसका आधा कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पहले रीड कर लेता हूं। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होगी। सिमिलर क्वेश्चन, सब कुछ सेम टू सेम, सिर्फ डेटा डिफरेंट। तो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 3 सेकंड का, ठीक है, और ध्वनि की चाल दी हुई है v इज इक्वल टू 342 मीटर पर सेकंड का, और हमें निकालनी है दूरी, ठीक है। वही सिंपल वही बात हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगाएंगे। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, d इज इक्वल टू v इंटू टी। एंड यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करेंगे 342 इंटू 3, और यहां से हमारे पास आंसर आएगा 1026 मीटर। लेकिन क्या ये वो दूरी होगी मनुष्य और उस चट्टान के बीच की दूरी, मनुष्य और स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी क्या ये होगी, नहीं, इसका आधा होगा। तो जब हम इसका आधा फाइंड आउट करेंगे हम क्या करेंगे, अतः स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी बराबर d/2। ये जो मैं डैश कर रहा हूं, मैं यहाँ पर जो मैंने बोला वो आपको लिखना है, ठीक है।
d upon 2 1026 upon 2 2 5 10 and 2 13 26। तो डेट मीन्स की जो दूरी आई है वो उस मनुष्य और परावर्तक सतह के बीच की दूरी की वो है 513 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमने 2-3 क्वेश्चन करे, 2 क्वेश्चन ऑफ सिमिलर टाइप थे। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे अतः स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी इज इक्वल टू डी अपॉन 2 होगी। ओके, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ध्वनि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हमने अपनी पिछली क्लास में साउंड के रिफ्लेक्शन, ध्वनि के परावर्तन के आधार पर कुछ उसके गुणधर्म देखे थे और ध्वनि के परावर्तन को समझा था। आज हम क्या देखेंगे, ध्वनि के बहुल परावर्तन के अनुप्रयोग। ठीक है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के अनुप्रयोग। ध्वनि के बहुल परावर्तन के अनुप्रयोग जो है हम लोग इसको काफी जगह देखते हैं कि ध्वनि के परावर्तन के यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका चिकित्सा में काफी यूज करते हैं, वाद्य यंत्रों में, या फिर कोई कंसर्ट हॉल होंगे। ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो एक एक करके इनको समझते हैं। नंबर 1 जो इसका मेन इंपॉर्टेंट यूज है, जो आपने अपने आसपास देखा होगा, लाउड स्पीकर। नंबर 1 जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो है मेगाफोन एंड लाउड स्पीकर। मेगाफोन क्या हो गया स्टूडेंट्स, जैसे आजकल आपने देखा होगा जब कोरोना हो रहा था तो टीवी पर आप देख रहे होंगे पुलिस जो है एक स्पीकर के थ्रू, जिसको वो अपने हाथ पर पकड़ के और उस पर बोल रहे थे, तो उस पर साउंड उनकी क्या आ रही थी, ज्यादा आ रही थी, उसे मेगाफोन बोलते हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर तो आपको पता है, जो हम शादियों पार्टी में यूज करते हैं उनको लाउड स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हॉर्न हो गया, ठीक है, शहनाई हो गया, ऐसे जो वाद्य यंत्र होते हैं, मेनली इनकी जो बनावट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इनकी बनावट किस प्रकार से होती है स्टूडेंट्स, इनकी बनावट कुछ ऐसे होती है। इनका मुंह जो होता है इस प्रकार से थोड़ा खुला हुआ होता है। ठीक है, ऐसे। तो जब आप यहाँ से कुछ बोलते हैं, चाहे शहनाई हो, चाहे मेगाफोन हो, चाहे लाउड स्पीकर हो, मोस्टली सबकी बनावट जो होती है, सबका आगे से मुंह इस प्रकार खुला होता है। होता क्या है, जब यहां से इसमें ध्वनि तरंगे जाती हैं तो ये क्या होता है, अगर इसमें ये वाला पार्ट ना रहे, इसकी बनावट इस प्रकार से ना हो, अगर हम सिंपली बोले तो यहाँ से ध्वनि तरंगे जो है किसी भी डायरेक्शन में क्या होंगी, चले जाएंगी। और जो अगर श्रोता जो है इस यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसके तक पहुंचने वाली जो इफेक्टिव ध्वनि तरंगे होंगी वो कम होंगी। ठीक है, उसको थोड़ा कम वो सुनाई देगी और उसका इम्पैक्ट भी उतना ज्यादा नहीं होगा। अब इस दशा में क्या होता है, इस दशा में जब यहाँ से कोई ध्वनि तरंग गई, ध्वनि तरंग को मैं ऐसे बना रहा हूं, तो ध्वनि तरंग गई तो यहाँ से टकरा करके और इससे टकरा करके वो एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, इस बनावट के कारण एक ही डायरेक्शन में सारी ध्वनि तरंग निकलती है। तो इससे क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में निकलती है। तो यहाँ पर कोई श्रोता है तो सारी ध्वनि तरंग जितनी यहाँ से पास हुई वो इस बहुल परावर्तन, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर हो रहा है बहुल परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो इस बहुल परावर्तन के कारण वो सारी की सारी ध्वनि तरंगें सिर्फ श्रोता तक पहुंच रही है और उसको ज्यादा अच्छी साउंड मिल पाती है, ज्यादा इंपैक्टफुल साउंड मिल पाती है, ज्यादा दूर तक बोल सकते हैं कि साउंड वेव पहुंच पाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने ध्वनि के बहुल परावर्तन का यूज करा। ठीक है ना, समझ गए, मेगाफोन और लाउड स्पीकर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम जो इसका यूज देखते हैं वो देखते हैं डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप। आप यदि डॉक्टर के पास गए होंगे और यदि आपने टीवी में या फिर कहीं चित्र में डॉक्टर को देखा होगा तो उनके पास एक इस प्रकार का यंत्र आपने देखा होगा। ठीक है,
इस प्रकार का एक यंत्र होता है, ठीक है। यहाँ से वो उसको कान में डालते हैं और इसको आप वो अपनी चेस्ट पर लगाते हैं, फिर आपकी बैक पर लगाते हैं। तो उन्हें क्या होता है, जो हार्ट बीट है, जो हृदय की धड़कने की जो बीट है, उसको वो सुनते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो ये पाइप होती है, जो ये पतली सी पाइप आपको दिख रही है, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये पाइप है, ठीक है। इधर ये स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, ठीक है, और इधर से ये आवाज जो होगी डॉक्टर के कानों की तरफ जाएगी। इसमें क्या होता है, जब कोई साउंड आप यहाँ से सपोज हृदय के धड़कने की आवाज, हृदय की जो धड़कन है वो यहाँ से एंटर होती है और इसकी सतह के बीच में मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बीच में वो आगे बढ़ती है और सीधे डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, ठीक है। अगर यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो जो हृदय के धड़कने की आवाज है ये डॉक्टर के कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो स्टेथोस्कोप में इस प्रकार से हम जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अनुप्रयोग है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कंसर्ट हॉल। जो कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं जहां पर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हॉल होते हैं छत के नीचे, और जो ऑडिटोरियम्स होते हैं, ठीक है, वहां पर, और सिनेमा हॉल जो होते हैं, पिक्चर हॉल, आपने देखा होगा कि इन जगहों की जो ये बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जहां पर लोग सुनने जाते हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल में जाते हैं, चाहे ऑडिटोरियम हो गया, इनकी जो छतें होती हैं स्टूडेंट, इनकी छतें, इनकी छतें वक्राकार बनाई जाती हैं, कर्व्ड, वक्राकार बनाई जाती हैं। कर्व्ड बनाते हैं हम इनकी छतों को। कर्व्ड क्यों बनाते हैं, देखिए, ये सपोज ये रहा सिनेमा हॉल और ये रही इसकी छत, ठीक है। कर्व्ड बनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पर लगी है स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पर लगा है पर्दा और यहाँ पर बैठे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। अब अगर कर्व्ड बनाने से क्या फायदा होता है, कर्व्ड बनाने से ये फायदा होता है स्टूडेंट्स कि यहां से जो भी साउंड निकलेगी वो छत से टकरा करके एक ही जगह पर, मतलब जहां पर श्रोता बैठे होंगे उसी तरफ क्या होगी, उसी तरफ परावर्तित होगी। मतलब कि यहां से निकलने वाली जो ध्वनि होगी वो छत से टकराने के बावजूद भी उसी तरफ जाएगी जिस तरफ क्या है श्रोता बैठे हैं। अगर ये फ्लैट हो जाए, अगर ये फ्लैट हो जाए तो ये श्रोताओं तक नहीं पहुंचेगी, अलग अलग डायरेक्शन में पहुंचेगी और उसमें क्या होगा, ध्वनि का जो इम्पैक्ट होगा वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम छत पे तो इसे बनाते हैं, लेकिन एक जगह हम इसका और यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, सपोज ये कोई सम्मेलन कक्ष है, ठीक है, ये कोई सम्मेलन कक्ष है और यहाँ पर जो है मंच है, हमारा पोडियम है और यहाँ पर लोगों ने बैठना है। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर स्पीकर होगा, जो वक्ता होगा, उसके पीछे एक कर्व शेप का, जैसे ये छत बनाई है ना हमने वक्राकार, ऐसा ही एक, इसको ध्वनि पट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ध्वनि पट। ये कैसा होता है, ये भी वक्राकार होता है, एक पट लगा देते हैं। इससे क्या होगा, जो भी बात ये बोलेगा, इसकी बात यहां से टकरा करके सामने की तरफ, श्रोताओं की तरफ क्या होगी, परावर्तित होगी। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या होगी, जो ध्वनि होगी वो श्रोताओं तक ही पहुंचेगी और उनको अच्छी ध्वनि, साफ आवाज या फिर ऊंची आवाज उनको सुनाई देगी। बात समझ में आई, पूरे हॉल में या पूरे रूम में आवाज जो होगी वो एक समान रूप से फैल जाएगी। ये दोनों हमारे यूज हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की। तो इनको हम लिख लेते हैं, ये दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। नंबर 1 तो मैंने लिख लिया कि वक्राकार बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि बहुल परावर्तन हो पाए और हॉल के या फिर हॉल के सभी भागों में ध्वनि जो है वो पहुंच जाए समान रूप से, ठीक है। सेकंड हम क्या लिखते हैं, सेकंड हम लिखते हैं कि बड़े हॉल में जो है, बड़े हॉल में मंच के पीछे, मंच के पीछे वक्राकार, वक्राकार ध्वनिपट का उपयोग,
ठीक है। तो हम ये करते हैं, बड़े हॉल में मंच के पीछे वक्राकार ध्वनि पट का यूज भी करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमने यूजेस देखे किस प्रकार से ध्वनि के जो बहुल परावर्तन है इनका यूज करके हम किस प्रकार से अच्छी साउंड क्वालिटी ले सकते हैं किसी कंसर्ट हॉल में, सिनेमा हॉल में, या फिर किसी स्टेथोस्कोप के पीछे क्या कारण होता है उसको ऐसे बनाने के पीछे, या फिर जो मेगाफोन, लाउड स्पीकर, या फिर जो शहनाई जैसे वाद्य यंत्र है जिनका आगे से मुंह जो होता है थोड़ा चौड़ा होता है, खुला हुआ होता है, उसके पीछे क्या कारण होता है। ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि ध्वनि तरंगों की जो ध्वनि के जो बहुल परावर्तन है उसके उपयोग। अब हम अपनी इस क्लास में, इसके बाद हम आते हैं श्रव्यता के परिसर में। मीन्स कि जो रेंज है, जो सुनाई देने वाली रेंज है, वो कहां से लेकर कहां तक होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ हमारा डिस्कशन है श्रव्यता का परिसर। आज का समय तो हमारा कवर अप हो चुका है, फिर भी बचे हुए समय में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अपनी अगली क्लास में हम इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो मनुष्य जिस ध्वनि को सुन पाते हैं उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। यानी इसको हम 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। एक हर्ट्ज में एक किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं ना, तो 20,000 हर्ट्ज मतलब 20 किलो हर्ट्ज। तो मनुष्य के जो सुनने की जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज होती है, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। लेकिन 20 हर्ट्ज से भी नीचे की ध्वनि आवृत्तियां होती हैं, इससे नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की भी क्या होती हैं, आवृत्तियां होती हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। तो ये तो हो गया, ये बीच वाली रेंज हो गई, ये हमारी श्रव्यता हो गई किसकी, मानवों की। ठीक है, इतने जो होगी, इतनी रेंज की साउंड जो होंगे वो मानव सुन पाएंगे। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति होती है उन ध्वनियों को हम कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम जिनकी आवृत्ति होती है उनको हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उनको हम कहते हैं परश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। ओके, तो इतना ही हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इसको हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अवश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि, इसके बीच की जो आवाज होगी ये मनुष्यों के लिए रेंज है, ये परिसर है मनुष्य जिसको सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का समय जो हमारा यहीं पर कवर अप होता है। आज की क्लास में हमने जो जो सीखा उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और वो न्यूमेरिकल आधारित थे ध्वनि के परावर्तन के ऊपर उस पर बेस्ड थे। हमने ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग भी देखे, हमने इनका कहाँ कहाँ उपयोग देखा, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने इनका उपयोग देखा, और वाद्य यंत्रों में, ठीक है, और जो साउंड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पर हमने इनका उपयोग देखा। सिनेमा हॉल में यानी कॉन्सर्ट हॉल्स में हमने इनका यूज देखा। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे श्रव्यता के परिसर को, क्या रेंज होती है, ह्यूमंस किस रेंज में सुन पाते हैं, जो विभिन्न जानवर होते हैं वो किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन पाते हैं, किसको रिएक्ट कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।